नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। जब जंतर मंतर पर हंगामा हो रहा था, संसद में अमित शाह के इस्तीफे की मांग हो रही थी, अमित शाह पर सवाल उठ रहे थे, अमित शाह संसद नहीं आ रहे थे। सच तो यह है कि अमित शाह संसद में ही थे। 11, 12, 13 अगस्त तक अमित शाह संसद में अपने कमरे में एनएसए अजीत डोवल, आईबी चीफ और रॉ के चीफ के साथ मीटिंग कर रहे थे। इंटेलिजेंस इनपुट मिला था कि पाकिस्तान की आईएसआई 22 जुलाई से 15 अगस्त के बीच देश में सीरियल ब्लास्ट को अंजाम देने वाली है, जिसकी जिम्मेदारी उसने आईएसआई एजेंट शहजाद भट्टी को दी है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी समेत देश के 14 राज्यों में एक साथ सीरियल ब्लास्ट का इनपुट मिला था। और जैसे ये खबर गृहमंत्री अमित शाह तक पहुंची, अमित शाह सब कुछ छोड़कर इसी काम में जुट गए। पूरा प्लान तैयार किया गया। एक साथ 200 से ज्यादा जगहों पर रेड डाली गई और 253 ऑपरेटिव्स पकड़ लिए गए। पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश नाकामयाब हो गई। क्या अमित शाह ने देश को एक बहुत बड़े आतंकवादी हमले से बचा लिया? अमित शाह अलर्ट नहीं होते तो क्या 14 राज्यों में सीरियल ब्लास्ट हो जाता? क्या 20 जुलाई से 15 अगस्त के बीच आईएसआई का 333 मॉड्यूल देश को दहला देता? क्या यूपी के 62, हरियाणा के 52, दिल्ली के 51, पंजाब के 44 शहरों में एक साथ सीरियल ब्लास्ट होने वाला था? राहुल गांधी जब अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे थे, तब क्या अमित शाह देश को सीरियल ब्लास्ट से बचाने में जुटे थे? Dharmendra Pradhan hasn't beaten up the students. Home Minister has. He should resign. पाकिस्तान के 200 आतंकियों के खूनी प्लान को अमित शाह ने कैसे रोका? बीस जुलाई से 13 अगस्त तक के मॉनसून सत्र के एक एक दृश्य को याद कीजिए। एक एक लम्हे को याद कीजिए। राहुल गांधी की पूरी टीम, पूरा इंडी गठबंधन संसद के बाहर, संसद के भीतर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक ही सवाल कर रहा था, गृह मंत्री का इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो। ये सब कह रहे थे कि गृह मंत्री संसद में नहीं आ रहे हैं, अमित शाह भाग गए हैं, अमित शाह डर गए हैं। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच तो यह है कि अगर गृह मंत्री डर गए होते, भाग गए होते, तो कहानी कुछ और होती। पाकिस्तान ने अपने आतंकियों को प्लांट कर दिया था। पाकिस्तान के 200 ऑपरेटिव 14 राज्यों में सीरियल ब्लास्ट करने वाले थे। सच्चाई तो यह है कि जैसे इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी साजिश रची है, गृह मंत्री सब कुछ छोड़कर सीरियल ब्लास्ट से 14 राज्यों को बचाने में जुट गए थे। अमित शाह संसद के उसी कमरे में बैठकर देर रात तक मीटिंग कर रहे थे। देश के 14 शहरों से एक एक आतंकवादी को पकड़ने में लगे थे। शाह की एनएसए अजीत डोवल, आईबी चीफ और रॉ चीफ से बार बार मुलाकात हुई थी। अमित शाह इन लोगों से यही डिस्कस कर रहे थे कि कैसे सीरियल ब्लास्ट को रोकना है। गृह मंत्री छिपे नहीं थे और डरे भी नहीं थे। देश के दुश्मनों की साजिश को कुचलने का प्लान बना रहे थे। विडंबना यही तो है। देश का नेता विपक्ष गृह मंत्री पर सवाल खड़े करने में जुटा था, अमित शाह को ललकार रहा था। जरा सोचिए, अगर अमित शाह राहुल गांधी की सियासत में उलझ जाते तो ना जाने क्या हो जाता, क्योंकि साजिश बहुत बड़ी थी। खुफिया रिपोर्ट में कहा गया था कि पाकिस्तान ने सीरियल ब्लास्ट का बड़ा खूनी प्लान बनाया है। बिल्कुल इंडियन मुजाहिदीन जैसे ही आईएसआई ने एक खतरनाक मॉड्यूल तैयार किया है। पाकिस्तान की आईएसआई ने करोड़ों रुपए खर्च करके भारत में आतंकवादी तैयार किए थे। पाकिस्तान ने इन आतंकियों का नाम रखा था मुशर्रफ। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूम
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। पाकिस्तान के 200 मुशर्रफ आतंकवादियों को रेडी कर लिया गया था। ट्रैफिक लाइट, बाजार जैसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए थे। इन आतंकियों की तैयारी पूरी हो चुकी थी, तैयारी लास्ट स्टेज में पहुंच चुकी थी। पाकिस्तान से आतंकियों के आका लाइव फीड को मॉनिटर कर रहे थे। 22 जुलाई से 15 अगस्त के बीच एक साथ 14 राज्यों में सीरियल ब्लास्ट करना था, बम प्लांट करना था। कैसे और कब ब्लास्ट करना है, तारीख और वक्त फाइनल होनी थी। पाकिस्तान ने भारत में बड़े पैमाने पर आतंकी वारदात कर सैकड़ों लोगों को मारने की साजिश की, ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र में इंडियन मुजाहिदीन ने यूपीए सरकार के वक्त किया था। लेकिन अमित शाह ने एजेंसियों पर सब कुछ नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्हें गृह मंत्री की जिम्मेदारी का पता था और इसके इंपैक्ट का अंदाजा था। जरा सोचिए, जंतर मंतर चल रहा था, मॉनसून सत्र हो चुका था, कांवड़ यात्रा होने वाली थी। अगर ऐसे में पाकिस्तानी आतंकवादी अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते तो क्या होता? आईएसआई के ये आतंकी सिर्फ बम ही नहीं ब्लास्ट करते, आईईडी ब्लास्ट के अलावा सरेआम पब्लिक के बीच फायरिंग करके भागते, ताकि आम लोगों में दहशत फैल जाए। राहुल गांधी सुन लीजिए, अखिलेश यादव आप भी सुन लीजिए, उद्धव ठाकरे आप भी जान लीजिए, ममता दीदी आप भी सुन लीजिए। पूरे इंडी गठबंधन ने अमित शाह के खिलाफ सबसे तेज पॉलिटिकल हमला 10 से 12 अगस्त के बीच किया था। जिस दिन आपकी पार्टी के सांसद अमित शाह को सबसे ज्यादा ढूंढ रहे थे, उस दिन अमित शाह ने वॉर रूम को एक्टिवेट कर दिया था। 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त अमित शाह के लिए अब जगह था। अपनी कुर्सी बचाने की चिंता छोड़ गृह मंत्री फटाफट आतंकवादियों के लोकेशन पर छापे मरवा रहे थे। एक साथ 14 राज्यों में रियल टाइम कोऑर्डिनेटेड रेड हुई। मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग अमित शाह कर रहे थे। एक साथ हुई रेड में 253 आतंकवादियों को पकड़ा गया। इनके पास से सीसीटीवी कैमरा, आईईडी, ग्रेनेड, पिस्टल, बुलेट सभी पर मेड इन पाकिस्तान मार्किंग थी, बरामद किए गए। ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद अमित शाह ने 17 अगस्त को एक्स पर पोस्ट करके इतनी बड़ी साजिश का खुलासा किया। राहुल गांधी आप पूछ रहे थे ना कि अमित शाह कहां छिप गया है, कहां भाग गया है? वो भागे नहीं थे। सुन लीजिए अमित शाह ने क्या किया। अमित शाह और उनकी टीम ने यूपी से 62 आतंकियों को पकड़वाया। हरियाणा में 52 आतंकवादी रेकी कर चुके थे। दिल्ली में 51 जगहों पर आतंकवादी देखे गए। पंजाब से 44 आतंकी पकड़े गए। राजस्थान से 15, महाराष्ट्र से 8, उत्तराखंड से 5, कर्नाटक से 3, गुजरात से 3, बिहार से 3, तेलंगाना 2, हिमाचल 2, जम्मू कश्मीर 2, केरल से 2 आतंकियों को पकड़ा गया। सच्चाई तो यह है कि अमित शाह ने राहुल गांधी की सियासत को नहीं, बल्कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों को तरजीह दी। दिमागी नक्सली वाली अमित शाह की सोच नहीं थी, दिमागी देश प्रेम की सोच थी, जिसकी वजह से वो गालियां सुनते रहे, विरोध सुनते रहे। हकीकत यह है कि देश की सुरक्षा एजेंसियों ने और गृह मंत्री की वजह से पाकिस्तान के बहुत बड़े टेरर नेक्सस का खुलासा हो गया है। आईएसआई ने हिंदुस्तान में दहशत फैलाने का जिम्मा पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट शहजाद भट्टी को सौंपा था। शहजाद भट्टी आईएसआई का एजेंट है, खुद को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बताता है, पाकिस्तानी गैंगस्टर है, फर्राटेदार पंजाबी बोलता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर पोस्ट डालता है, यूएई से ऑपरेट करता है। एजेंसियों के पास इस बात के पक्के सबूत मिले हैं कि ये सभी 200 से ज्यादा आतंकियों को तैयार शहजाद भट्टी ने किया था। शहजाद भट्टी सोशल मीडिया से इनको इन्फ्लुएंस करता था और इनको पैसे भी दिया करता था। शहजाद भट्टी ने सोशल मीडिया के जरिए 200 से ज्यादा आतंकवादियों की भर्ती की थी। इन लड़कों को इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन से जोड़ा गया था। पाकिस्तान में बैठा हैंडलर इन्हें हुक्म दे रहा था, टारगेट बता रहा था, सीसीटीवी कैमरे लगवा चुका था। पाकिस्तान से पंजाब सीमा के रास्ते ड्रोन के जरिए हथियार गिराए गए थे। कुछ लोकल सप्लायर भी थे जिन्होंने ग्रेनेड दिए। कार में बम लगाने का प्लान था। हैवी ट्रैफिक के दौरान रेड लाइट पर बारूद से भरी कार उड़ाने वाले थे। शहजाद भट्टी के अकाउंट पर खुफिया एजेंसियों की बहुत दिनों से नजर थी, जिसको लेकर वो सोशल मीडिया पर धमकी भी देता रहा है। ये जून का वीडियो है, जब उससे पता चला कि उसके लोगों पर एक्शन होने जा रहा है तो वो भड़क गया। इससे देश को बचाया गया। शहजाद भट्टी किस तरह से हिंदुस्तान में अपना नेटवर्क तैयार कर रहा था, कैसे सोशल मीडिया से जहर फैला रहा था,
दरअसल शहजाद भट्टी ने अपने फॉलोअर्स को 333 कोड दे रखा था। इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स पर जिस अकाउंट के आगे 333 लगा है, ये सारे अकाउंट शहजाद भट्टी के फॉलोअर के थे और इन्हीं लोगों को शहजाद भट्टी भड़काता रहता था। हालांकि इस खुलासे के बाद भट्टी के कई अकाउंट को ब्लॉक किया जा चुका है। भट्टी के कई इंस्टा अकाउंट 333 वाले नंबर थे। 333 वाले ज्यादातर अकाउंट अब ब्लॉक हो चुके हैं। सोशल मीडिया के जरिए डायरेक्ट यूथ से कनेक्ट करता है। पोस्ट को लाइक कमेंट करने वाले से भट्टी कांटेक्ट करता है। भट्टी के ज्यादातर हैंडलर गरीब, कम पढ़े लिखे लोग हैं। काम के बदले 5,000, 10,000 रुपए अकाउंट में ट्रांसफर करता है। पैसे देकर वो खुद की फोटो लगा पोस्टर चिपकवाता है। पोस्टर लगवाकर वो खुद को गैंगस्टर के तौर पर एस्टैब्लिश करवाता है। जो लोग इससे जुड़ते हैं उसे ग्रेनेड से लेकर बम फेंकने का जिम्मा देता है। अमाउंट छोटा होने की वजह से किसी को शक नहीं हो पाता। पैसे खाड़ी देशों से सीधे अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। जो लोग इसके ट्रैप में आ जाते हैं उसे और ज्यादा पैसे का लालच देता है। जो पैसे नहीं मांगते उनकी धार्मिक भावना का इस्तेमाल कर काम करवाता है। ज्यादा पैसे के बदले एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन जैसे सेंसिटिव जगहों पर सीसीटीवी लगवाता है। चाइना मेड सीसीटीवी इंस्टॉल होते ही लाइव फुटेज सीधे पाकिस्तान पहुंचती है। इसी साल 27 जून को राजस्थान पुलिस ने 20 साल के एक लड़के क्रिश राय को अरेस्ट किया था। क्रिश राय मोबाइल से हनुमानगढ़ और राय सिंह नगर पुलिस स्टेशन का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए संपर्क में था। आरोपी क्रिश ने कई संदिग्ध वीडियो शहजाद भट्टी को ट्रांसफर किए थे। शहजाद भट्टी केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुलेआम अपनी पोस्ट पर इस बात को कबूल करता है कि वो भारत में पैसे देता है। सुनिए। खास करके उन लोगों को ये टारगेट करता है जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर इसको लाइक करते हैं। सोशल मीडिया पर शहजाद अपने शेर और लग्जरी लाइफ दिखाकर लड़कों को गलत काम करने के लिए उकसाता है। शहजाद भट्टी के टारगेट पर ऐसे लड़के होते हैं जिनकी उम्र कम हो और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो। इसने सबसे पहले ये प्रयोग हिंदुस्तान के पंजाब में किया। शहजाद भट्टी का सबसे स्ट्रॉन्ग मॉडल पंजाब में है। पंजाब में भट्टी के स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की वजह से ही आईएसआई की नजर पड़ी। पंजाब में गैंगस्टर मॉडल खड़ा करने के बाद ही भट्टी टेरर मॉडल डेवलप कर रहा था। नवंबर 2025 में सिरसा महिला पुलिस स्टेशन में धमाका कराया। जनवरी 2026 में अंबाला पुलिस स्टेशन में कार ब्लास्ट करवाया। मार्च 2025 में जालंधर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रोजर संधू के घर पर अटैक करवाया। एनआईए ने भट्टी और उसके हैंडलर सोहेल बलोच को सिरसा ब्लास्ट में आरोपी बनाया। एनआईए अब तक 3 मामले में भट्टी को आरोपी बना चुकी है। पंजाब में भट्टी कई हैंडलर को पेट्रोल बम और आईडी बनाने की ऑनलाइन ट्रेनिंग दे चुका है। आईएसआई भट्टी नेटवर्क के जरिए ही पंजाब बॉर्डर तक हथियार और ड्रग्स पहुंचाने में कामयाब रही है। भट्टी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। लॉरेंस बिश्नोई को जो लोग पसंद नहीं करते वो भट्टी को पसंद करते हैं। पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी और लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी बेहद पुरानी है। इसी साल पुर्तगाल में शहजाद भट्टी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। हालांकि भट्टी बच गया था। इससे पहले साल 2025 में ब्राजील में भट्टी के ऊपर हमला हुआ था, जिसकी जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी, लेकिन भट्टी इसमें भी बच निकला था। भट्टी लॉरेंस बिश्नोई के साथ अपने गैंग को आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन वो नाकाम रहा। लॉरेंस बिश्नोई और भट्टी की बातचीत का एक वीडियो भी सामने आ चुका है। दिल्ली पुलिस भी कह चुकी है कि शहजाद भट्टी भारत में अपने नेटवर्क को आगे बढ़ाना चाहता है। भारत सरकार आतंकवाद और पाकिस्तानी आतंकवादियों पर किस तरीके से नकेल कस रही है, शहजाद भट्टी को लेकर भारत सरकार कितनी सीरियस है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्वतंत्रता दिवस के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह ने यह बयान दिया और बताया कि किस तरीके से शहजाद भट्टी जो पाकिस्तानी आतंकी है उस पर नकेल कसने के लिए कई देशों में ऑपरेशन चलाया गया और साथ ही पाकिस्तान की फैक्ट्री में बने हुए ग्रेनेड्स और कई तरह के आर्म्स जो हैं बरामद किए गए। भारत सरकार लगातार न केवल शहजाद भट्टी बल्कि
पाकिस्तानी आतंकवादियों पर नकेल कसने में लगी हुई है। हिंदुस्तान में शहजाद भट्टी के मॉड्यूल को रोकना बहुत जरूरी था, क्योंकि शहजाद भट्टी लगातार टीटीएच यानी तहरीके तालिबान हिंदुस्तान के जरिए हिंदुस्तान में हत्याएं करवानी शुरू कर दी थी। इसके लिए पुलिस वालों की हत्याएं शुरू करवा दी थी। 22 फरवरी 2026 को गुरदासपुर में 2 पुलिस वालों की हत्या हुई। दोनों की बॉडी गुरदासपुर जिले के अधियान गांव में मिली। अधियान गांव और पाकिस्तान बॉर्डर की दूरी 2 किलोमीटर है। मरने वाले का नाम एएसआई गुरनाम सिंह और होमगार्ड जवान अशोक कुमार था। इन दोनों पुलिस वालों को मारने की जिम्मेदारी टीटीएच ने ली। मई 2026 को जोगा सिंह नाम के पुलिस वाले की हत्या हुई। इस हत्या के पीछे भी टीटीएच का नाम आया। जांच में पता चला कि टीटीएच के पीछे शहजाद भट्टी का ही दिमाग है। चुनौती इसलिए भी बड़ी हो गई है कि हिंदुस्तान विरोधी जिस तरह से सोशल मीडिया को अपना हथियार बना लिए हैं, जिस तरह से अनरेस्ट फैलाने के लिए इसका यूज हो रहा है, ऐसे में पाकिस्तान की इस साजिश का सफाया जरूरी हो गया था। यही वजह थी कि अमित शाह ने खुद इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर किया और 200 से ज्यादा तैयार हो रहे आतंकियों को दबोच लिया। जैसे ही अमित शाह ने पाकिस्तान के टेरर मॉड्यूल को खत्म किया और इसके पीछे पाकिस्तान का नाम आया, पाकिस्तान को मिर्ची लग गई। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने रोना धोना शुरू कर दिया। पाकिस्तान कुछ कर ले, कुछ भी कह ले, एक बात तो साफ है, शहजाद भट्टी के जरिए बहुत बड़ी साजिश रची थी, जिसे भारत ने बेनकाब कर दिया है, जिसके सबूत भी मिल चुके हैं। अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिन वाला सीज फायर खत्म हो गया है और ट्रंप अब एकदम फायर हैं। हॉर्मुज पर कब्जे वाला नक्शा जारी कर रहे हैं, ईरान को फाइनल अल्टीमेटम दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ आज यूक्रेन ने मॉस्को पर महा ड्रोन अटैक किया। जिस शहर में पुतिन रहते हैं वहां एक साथ 600 ड्रोन छोड़े गए। मॉस्को में अब लगातार धमाके हो रहे हैं, बड़े बड़े वेयर हाउसेस जल रहे हैं, रिफाइनरी में आग लगी हुई है और अब पुतिन यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं। मॉस्को पर 2 साल में सबसे बड़ा ड्रोन अटैक। यूक्रेन के 620 ड्रोन हमलों से दहला मॉस्को। मॉस्को में तबाही की तस्वीरों से हिले पुतिन। यूक्रेन ने रूस की राजधानी पर सबसे बड़ा अटैक किया है। मॉस्को के आसमान में स्वार्म ड्रोन के अटैक से आतिशबाजी जैसा नजारा दिख रहा है। मॉस्को में ड्रोन अटैक के बाद धमाकों की आवाज लगातार गूंज रही है। यूक्रेन का मॉस्को पर 2 साल में यह सबसे बड़ा ड्रोन अटैक है। मॉस्को के आसमान में यूक्रेनी ड्रोन मंडराते नजर आ रहे हैं। ड्रोन अटैक की ये तस्वीरें मॉस्को की हैं। धमाका होते ही हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। उधर भागने लगे, चीख पुकार मच गई। जान बचाने के लिए लोग अपनी कारों को सड़क पर तेजी से दौड़ाने लगे। यूक्रेन ने मॉस्को पर 620 ड्रोन से अटैक किया। इस दौरान यूक्रेन की प्लानिंग सफल रही। रूसी एयर डिफेंस सिर्फ 180 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर पाया, बाकी 440 ड्रोन टारगेट पर जाकर टकराए। रूसी एयरफोर्स के एयर डिफेंस सिस्टम पूरी रात एक्टिव रहे, लेकिन यूक्रेन के ड्रोन हमलों को पूरी तरह से रोकने में नाकाम रहे, जो रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए सबसे बड़ा सेटबैक है।
मॉस्को में सबसे ज्यादा नुकसान पदोल्स्क इंडस्ट्रियल सिटी में हुआ। यहां कई इमारतों और गोदामों में भयंकर आग लग गई है। सैकड़ों दुकानों और बाजारों को भारी नुकसान पहुंचा है। कपोत्या ऑयल रिफाइनरी पर भी ड्रोन अटैक हुआ। ज़ेलेंस्की अब रूसी नब्ज पर हमला कर रहे हैं। रिफाइनरी उड़ाकर रूस की अर्थव्यवस्था को तबाह कर रहे हैं। यूक्रेन ने एक महीने में रूस की 10 से ज्यादा बड़ी तेल रिफाइनरियों पर हमले किए हैं। इनमें गज़प्रॉम, ओस्क रिफाइनरी, ओम्स्क रिफाइनरी, इल्स्की रिफाइनरी, यारोस्लाव रिफाइनरी, रियाजान रिफाइनरी, कपोत्या ऑयल रिफाइनरी, उफा रिफाइनरी शामिल हैं। रिफाइनरी पर हमले की वजह से अब रूस में पेट्रोल और डीजल की किल्लत होने लगी है। यूक्रेन के हमलों के बाद अब रूस में सिर्फ 28% पेट्रोल पंपों पर ही पेट्रोल मिल रहा है। एक हफ्ते पहले तक 41% पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मिल रहा था। तेल के चलते रूस के अलग अलग इलाकों में पेट्रोल पंपों पर तेल की कीमतों में 2 गुना तक की वृद्धि हो गई है। यूक्रेन के सबसे बड़े ड्रोन हमले के बाद मॉस्को के चारों प्रमुख एयरपोर्ट्स को बंद करना पड़ा। अटलांट पार्क के पास वाइल्ड बेरीज के गोदामों में ड्रोन टकराने से तेज धमाका हुआ, जिसके बाद आग लग गई। यूक्रेनी ड्रोन लगातार मॉस्को पर हमले कर रहे हैं और राजधानी के पूर्व में पावलोव्स्की पोसाद में भारी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि यह नुकसान रूस के अपने ही एयर डिफेंस सिस्टम की फायरिंग से हुआ है, जो यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराने के लिए किया गया था। ड्रोन को रोकने की कोशिश में मॉस्को अब खुद पर ही बमबारी कर रहा है। ये तस्वीरें रूसी कब्जे वाले डोनेट्स्क की हैं। यूक्रेन ने यहां पर रूसी गोला बारूद डिपो पर भी ड्रोन से अटैक किया। 2 ड्रोन अटैक के बाद पूरे डिपो में आग फैल गई और वहां रखे गोला बारूद में जमकर धमाके होने लगे। यूक्रेन हर उस जगह पर रूसी सैनिकों को टारगेट कर रहा है जहां पर रूस ने यूक्रेनी जमीन कब्जाई हुई है। आग और काले धुएं के गुबार की उठती ये तस्वीरें ज़पोरिज़िया के बेर्दियांस्क जिले की हैं। यूक्रेन ब्रिटेन से मिले ड्रोन को ताबड़तोड़ तरीके से मॉस्को पर दाग रहा है। मॉस्को में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को निशाना बना रहा है। यूक्रेनी ड्रोन बिल्डिंग्स के परखच्चे उड़ा रहे हैं। ज़ेलेंस्की के ड्रोन मॉस्को में जमकर तबाही मचा रहे हैं। ड्रोन हमले के बाद हर तरफ चीख पुकार मची है। यूक्रेनी ड्रोन लगातार मॉस्को के आसमान में उड़ान भर रहे हैं। मॉस्को में लगातार धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। मॉस्को की सड़कों पर एम्बुलेंस की लगातार आवाज सुनाई दे रही है। मॉस्को में तबाही का बदला लेने में पुतिन ने ज्यादा देर नहीं की। रूस ने फौरन बैलिस्टिक मिसाइलों से यूक्रेन में पलटवार कर दिया। रूस ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। ये यूक्रेन का खार्किव शहर है। पुतिन की मिसाइलों के हमले के बाद हर तरफ आग और धुआं नजर आ रहा है। हर तरफ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। खार्किव में रूसी मिसाइल हमले में 10 लोगों की मौत हो गई है और 8 घायल हो गए। इस हमले में 10 घर तबाह हो गए, जबकि एक कैफे, एक पोस्ट ऑफिस, एक दुकान और 7 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। एक तरफ यूक्रेन और रूस के बीच घमासान मचा है तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में हॉर्मुज पर कब्जे की जंग चल रही है। ईरान अमेरिका के बीच 60 दिन की डेडलाइन खत्म होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया और अब तो ट्रंप हॉर्मुज पर कब्जे का दावा कर रहे हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया द ट्रूथ पर हॉर्मुज स्ट्रेट के नक्शे की तस्वीर शेयर की। इसमें हॉर्मुज स्ट्रेट को अमेरिकी इलाका बताया गया है। पोस्ट किए गए ग्राफिक में ईरान और ओमान के बीच स्थित स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को घेरा गया है और उसके ऊपर न्यू यूएस टेरिटरी लिखा दिखाई दे रहा है।
कुछ दिन पहले भी ट्रंप ने कहा था कि वो जल्द ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका का क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। ट्रंप द्वारा हॉर्मुज को अमेरिकी क्षेत्र घोषित करने के दावे पर ईरान ने तीखा पलटवार किया और ईरान ने साफ शब्दों में कहा कि हॉर्मुज ईरान का था और हमेशा ईरान का ही रहेगा। ईरान ने ट्रंप के दावों को काल्पनिक और झूठा बताया। ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी ने एक्स पर लिखा कि हॉर्मुज को किसी ट्वीट या चुनावी भाषण के दम पर कब्जे में नहीं लिया जा सकता। ईरान ने ट्रंप को वास्तविकता स्वीकार करने और झूठे ख्वाब देखना बंद करने की सलाह दी है।